हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नेम है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करें बच्चों, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या स्टडी करना है हमको। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन, उसके पहले हम जान लेते हैं बेटा कि केमिकल काइनेटिक्स की रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी। व्हाई वी रिक्वायर्ड ब्रांच ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन केमिस्ट्री। तो हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल होगी, अगर करेगी या नहीं करेगी, इसका प्रेडिक्शन हम थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है अगर किसी प्रोसेस की के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, मींस डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, तो हम कहते हैं वो प्रोसेस फिजिबल होगी। इक्विलिब्रियम हमें एक्सप्लेन करती है कि वो प्रोसेस कितने एक्सटेंट तक अकर करेगी, किस लिमिट तक वो प्रोसेस अकर करेगी। So thermodynamics tells about feasibility of the process, feasibility of the reaction, but thermodynamics is unable to explain how fast process occur, how fast reaction occurs। वो रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन थर्मोडायनामिक्स नहीं करती है। दैट इज व्हाई वी रिक्वायर्ड अ केमिकल काइनेटिक्स व्हिच टेल्स अबाउट रिएक्शन रेट। तो केमिकल काइनेटिक्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आप स्टडी करेंगे। एक बात बता दूं बेटा, जो बच्चे ये समझते हो कि हम केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं ला सकते, फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो नीट के बच्चे हों, जेई के बच्चे हों, इवन बोर्ड्स के बच्चे हों, बहुत घबराते हैं, फुल सिलेबस पढ़ के जाते हैं और 10 to 15, 45, 50, 55 पे रुक जाते हैं, उनके फुल मार्क्स क्यों नहीं आते। मैं गारंटी देता हूं अगर सारे लेक्चर आप केमिकल काइनेटिक्स के वॉच करेंगे, डेफिनेटली जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे, चाहे नीट में हो, चाहे एकेडमिक में हो, चाहे जेई में हो, आप 100% करेक्ट करेंगे आप। तो मैं बात कर रहा था केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स को कैसे डिफाइन करें हम। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बोले, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बोले, तो हम डिफाइन करेंगे ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of reaction rate, factors affecting reaction rate as well as mechanism of reaction। यानी केमिकल काइनेटिक्स जो है, केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें कि केमिकल काइनेटिक्स क्या बताती हमें, तो हमने कहा इसमें हम स्टडी करते हैं रिएक्शन रेट की। रिएक्शन रेट कहिए या कहिए रेट ऑफ रिएक्शन, हम कहेंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। किसी रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि इस केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक टर्म है, ये काइनेसिस से डेराइव किया गया बेटा, ग्रीक वर्ड काइनेसिस से। काइनेसिस मींस होता है मूवमेंट और मोशन। तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि हमने कहा रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अब हम वन बाय वन करके देखते हैं बेटा कि कैसे काइनेटिक्स में हम रिएक्शन रेट को स्टडी करते हैं और क्या होता है रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले यह जान लेना है कि कौन सी रिएक्शन का रेट इसमें हम स्टडी करने वाले हैं।
पहले रिएक्शन रेट नहीं, पहले हम यह जानेंगे कि किस टाइप की रिएक्शंस हैं जिनके रेट के बारे में हम यहां स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं पूछूं कि रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं तो ये बताना बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। आप कहेंगे कैसे? कुछ लोग, कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल होती है। 10th क्लास में आप पढ़ के आएंगे कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। बट इस चैप्टर में हम जिस रिएक्शन की बात करने वाले हैं बेटा, वो है फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन। यानी ऑन दी बेसिस, जब भी आप किसी चीज के टाइप्स बताने वाले हो, जैसे मैंने कहा रिएक्शन कितने टाइप्स की हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि किस बेसिस पे आप बताएं कि रिएक्शन कितने टाइप्स की हैं। सो ऑन दी बेसिस आप स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूं रिएक्शन रेट को ही स्पीड आप मान के चलिए। जैसे किसी व्हीकल की स्पीड होती है वैसे रिएक्शन की स्पीड होती है, जिसे हम रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन के नेम से जानते हैं। ओके, बहुत आराम से एंजॉय करके पढ़िएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वन बाय वन एक एक टॉपिक क्लियर करते रहे। तो हमने कहा इस चैप्टर में हम किस रिएक्शन के रेट को मेजर करते हैं, किस रिएक्शन के रेट की स्टडी करते हैं। तो बता दूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया और इसे कहा गया फास्ट रिएक्शन, फिर बोला गया वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन मींस मॉडरेट रेट जिसका हो, स्लो रिएक्शन के नेम से जाना है। फास्ट रिएक्शन क्या है? ये है आयनिक रिएक्शंस। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट रिएक्शन होती हैं। जैसे कि आप कहिए कि अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा है, उसमें हम का सॉल्यूशन, तो क्या होगा, यहां सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सिल्वर क्लोराइड आप जानते हैं व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब इस रिएक्शन को देखिए, सॉल्यूशन में क्या थे, Ag प्लस आयन, NO3 माइनस आयन, Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन। ये Ag प्लस और Cl माइनस ये कंबाइन करके AgCl का प्रेसिपिटेट दे रहा है। मींस इसमें आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन क्या है? फास्ट रिएक्शन। रैपिडली ये रिएक्शन अकर करती है। और कितना फास्ट होती है? ये अबाउट 10 टू द पावर -12 टू 10 टू द पावर -16 सेकेंड में अकर कर जाती है रिएक्शन, इतना फास्ट होती है। अब सोचिए, इतनी फास्ट रिएक्शन है तो इसके रेट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, ना हमारे लिए ये यूजफुल है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम आयनिक रिएक्शन के रेट की स्टडी नहीं करते। अब हम बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो सेवरल ईयर्स, मंथ्स, डेज, इतना टाइम लेती है रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे डेली लाइफ का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जिसे आप कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ईयर्स लग जाते हैं आयरन के रस्टिंग में। रस्टिंग ऑफ आयरन ये वेरी स्लो रिएक्शन है। अब इसके रेट इतना स्लो है कि इसका मेजरमेंट भी हमें करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके रेट को भी हम काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते हैं। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, फास्ट रिएक्शंस जो है उनके रेट का यहां पे डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट नहीं होगा चैप्टर में। जो वेरी स्लो रिएक्शन है
उनके रेट का मेजरमेंट या डिटर्मिनेशन नहीं। अब आता है स्लो रिएक्शन, जो मॉडरेट एक डेफिनेट टाइम में अकर कर जाती है रिएक्शन, यानी फास्ट रिएक्शन से उनकी स्पीड थोड़ा स्लो होती और वेरी स्लो रिएक्शन से उनकी हाई होती। 10 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से 2 मिनट, 5 मिनट्स में रिएक्शन अकर कर रही है और इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। जैसे आप कहते हैं कि ये CH4 है, ये Cl2 से रिएक्ट किया सनलाइट की प्रेजेंस में और ये बना दिया क्या, फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें तो 1 हाइड्रोजन इसका सब्स्टिट्यूट होगा। ये केवल 1 हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट किया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसमें देखिए कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लिंक थे। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्लोरीन के बीच का ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, रिएक्टेंट में कुछ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हो, न्यू टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उस रिएक्शंस को हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन की कैटेगरी में रिएक्शन रखते हैं और ये मॉडरेट की रिएक्शन होती है और इन्हीं रिएक्शन के रेट का डिटर्मिनेशन, उनका मेजरमेंट हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो मैंने बताई कि फास्ट रिएक्शन है, उसके रेट की स्टडी आप नहीं करेंगे। वेरी स्लो रिएक्शन है, उसके रेट की स्टडी यहां नहीं करना है, हमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन के रेट की स्टडी करनी है इस रिएक्शन। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि किस टाइप के रिएक्शन की रेट का स्टडी आप करेंगे इस चैप्टर में। ओके, अब आते हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जिसे हम कहते रिएक्शन रेट बोल सकते हैं, रिएक्शन रेट बोल सकते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो शॉर्ट में इसे ROR बोल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो एब्रिविएशन हमने यूज करने के ऊपर। रिएक्शन रेट कोई बोलता है, कोई रेट ऑफ रिएक्शन, बट समझोगे क्या इसे, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन है। क्या है? स्पीड। अब जैसे किसी व्हीकल की स्पीड होती है जो हमें बताती है कि वो व्हीकल कितना फास्ट मूव कर रही है, कितना स्लो मूव कर रही है, वैसे रिएक्शन की स्पीड, जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ये भी बताती है कि रिएक्शन कितना फास्ट अकर करेगी। है क्या? कोई रिएक्शन है जिसमें R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है, अब T1 टाइम पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमने R1 और T2 टाइम पे इसका फाइनल कंसंट्रेशन मैंने R2 ले लिया। जब ये R1 था तो मैंने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन P1 और फाइनल कंसंट्रेशन P2, लेकिन हम जानते हैं इनिशियल टाइम पे प्रोडक्ट 0 होता है। अब प्रोडक्ट बन गया, उसके बीच कोई 2 टाइम ले लिया तो 0 नहीं होगा। अब देखिए कितना टाइम्स यहां इलैप्स हुआ, डेल्टा टी मींस T2 माइनस T1, यहां से मूव किया, रिएक्शन अकर की, इस टाइम पे पहुंच गए। पहले इसका कंसंट्रेशन कितना, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लगा रहे हैं ये कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। जब भी किसी सब्सटेंस को का कंसंट्रेशन लिखना हो, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया है, तो हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंज आया, डेल्टा R, दिस इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस R1। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, डेल्टा P, दिस इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ओके, P2 माइनस P1, ये हो गया। डेल्टा T टाइम में
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज डेल्टा आर आ रहा है। अगर हम पूछें कि 1 सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है, तो आप कहेंगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। हम कहें डेल्टा टी टाइम में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा पी। तो 1 सेकेंड में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये चेंज कितने टाइम में आया, 1 सेकेंड में। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि क्या, हम कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम पर यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड में। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों, पर यूनिट टाइम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यह बात क्लियर कर दूं यहां पे, ये केवल उसी रिएक्शन के लिए ये डेफिनेशन 1 हो, यहां 1 हो, यहां 1 हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट चाहे जितने लिखे हो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो वो रिएक्शन का रेट फाइंड नहीं होगा। बट डिफाइन हम इसी तरीके से करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या कहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। Change in concentration of any one reactant or product per unit time is called reaction rate, is called rate of reaction। ये तो rate of reaction की definition हुई। अब देखते हैं कि rate of reaction जो है वो 2 टाइप्स का है। rate of reaction 2 टाइप्स का, जिसे आप कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और बोलेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन रेट को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे किसी व्हीकल की स्पीड, एवरेज स्पीड आप पढ़ते हैं, और इंस्टैंटेनियस स्पीड। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझते हैं एवरेज और इंस्टैंटेनियस क्या है। बहुत सिंपल, सपोज करो कि आप इस पॉइंट ए से मूव किए, इस पॉइंट बी तक गए, यहां से यहां तक आपने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक 10 बजे ये यहां पे चले थे 10 AM पे, और 11 AM पे यहां पहुंच गए। यानी कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा। अब ये जो डेल्टा टी है, T2 माइनस T1, ये T1 था और ये है T2, यानी 11 माइनस 10, ये 1 आवर जो आया, ये एक टाइम इंटरवल है, एक गिवन टाइम है 1 आवर, 1 घंटे में। अब इस इंटरवल में जो आपने इस व्हीकल की स्पीड या निकाली, जो भी मूव किया है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर, कितने टाइम में, 1 आवर में डिवाइड कर दिया, ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आई।
यानी जब भी स्पीड को एक गिवन टाइम इंटरवल में मेजर करोगे तो वो एवरेज स्पीड फाइंड होगी। स्पीड की बात कर रहे हैं अभी, रिएक्शन की नहीं। अब सपोज करो कि 10 बजे यहां से चले थे आप और 10:30 पे यहां थे, यहां ब्रेकर मिला। अब 10:30 और 0.001 सेकेंड पे ये ब्रेकर क्रॉस कर गए। अब देखिए यहां पे टाइम इंटरवल कितना है, 0.001 सेकेंड, 0.0001। 10:30 पे यहां था, 10:30 और 0.001 सेकेंड में क्रॉस करिए। इतनी टाइम, इतनी शॉर्ट डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, यानी ये भी डेल्टा टी है, बट दिस वन वेरी स्मॉल, और इतना स्मॉल है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 10:30 ही हो रहा है यहां पे। अब इस स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर स्पीड किसी व्हीकल की निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम बोलते हैं, या हम कहें वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कह लीजिए, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, उसे इंस्टैंटेनियस। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम, किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम कहेंगे क्या, रिएक्शन रेट मेजर्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल, यानी ये है रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इससे कहेंगे एवरेज रेट। अब ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। अगर हम एवरेज रेट लिखें, इस रिएक्शन का एवरेज रेट कितना है, तो हम इसके कंसंट्रेशन में चेंज निकालेंगे और वो लिखेंगे डेल्टा आर, यानी फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t1 अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज रेट आया, अभी सुनिएगा। अब इससे रेट निकालें तो हम निकालेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P अपॉन टाइम टेकन। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी रिएक्शन अकर करेगी, जैसे जैसे ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा। पहले अगर कंसंट्रेशन 4 मोल पर लीटर था, अब बचा 2 मोल पर लीटर, फिर 1 मोल पर लीटर, डिक्रीज करता चला जा रहा। लेकिन प्रोडक्ट तो इनिशियली जीरो था, और टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, 0 से 1 2 3 4 इंक्रीज करता जाएगा। अब यहां जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो निगेटिव में आएगा। ये जो डेल्टा आर है, अगर इसको फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करके निकालोगे, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन R1 था, फाइनल कंसंट्रेशन R2 था, ये टाइम T1 पे, ये टाइम T2 पे, तो जब हम निकालेंगे डेल्टा आर तो हम लिखेंगे फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस R1 इनिशियल। तो ये वैल्यू लेस है, ये वैल्यू अधिक है, ये लेस है, ये अधिक है, यानी ये पूरी वैल्यू निगेटिव में आएगी। एंड वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऐसे आप रेट फाइंड कर देंगे तो निगेटिव में आएगा। तो इसमें क्या किया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और रेट को पॉजिटिव बना दिया।
बट प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहां निगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो आप यहां नेगेटिव साइन लगाएंगे, लेकिन अगर रिएक्शन का रेट प्रोडक्ट के टर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं तो यहां नेगेटिव साइन नहीं ले। क्यों नेगेटिव साइन यहां यूज किया गया? टू मेक रिएक्शन रेट पॉजिटिव, एज वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम इलेप्स होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो रिएक्शन रेट को पॉजिटिव करने के लिए यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर कोई पूछे कि हियर नेगेटिव साइन जो है यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताइए, दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा था, इसीलिए निगेटिव साइन यूज करके हमने उस रेट को पॉजिटिव किया है। अब ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज पता हो जाए कि इस टाइम से इस टाइम तक T1 से T2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, आप ये वैल्यू रख करके रिएक्शन का एवरेज रेट फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए तो आप रेट तब भी फाइंड कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि केवल एक ही रिएक्टेंट और एक ही प्रोडक्ट हो, लेकिन ये रेट तब तक होगा, याद कीजिएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, किसी अगर ये कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम टेकन है तो हमने कहा चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकंड है, पर यूनिट टाइम है। ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन मीन चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकंड, और इसी को कह सकते हो आप रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रेट ऑफ चेंज मीन्स चेंज पर सेकंड, चेंज इन यूनिट टाइम जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये तो अब मान लो कि A प्लस बी गिव C प्लस डी था। अब आपको एवरेज रेट A के रिएक्टेंट में B के रिएक्टेंट के टर्म में निकालना है, तो एवरेज रेट इज इक्वल टू हो गया माइनस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम टेकन, दिस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन टाइम टेकन। याद रहे ये दोनों रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव साइन, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन टाइम टेकन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन टाइम टेकन। ये सब रिएक्शन, ये भी रिएक्शन का रेट है, ये भी रिएक्शन का रेट है, ये भी रिएक्शन का रेट है, ये भी रिएक्शन का रेट है। याद रहे रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंजम्पशन होता है, वो धीरे धीरे कंज्यूम होता है, डिसअपियर होता है। प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का अपीयरेंस होता है। तो वो कहता है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट A और B, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट A और B, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट C और D, rate of formation of product C or D, rate of production of product C and D, not a C and D product, A and B reactant। ओके, अब याद रहे यहां पे क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A यही है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B यही है, और रिएक्शन का रेट भी यही है, यानी दोनों इक्वल है। रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस का रेट, प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट और रिएक्शन का रेट, तीनों चीजें इक्वल हैं। चाहे इसके डिसअपियरेंस का रेट पूछो तो यही होगा, इसके डिसअपियरेंस का रेट निकालना होगा तो भी यही होगा, इसके अपीयरेंस का रेट निकालना होगा तो ये होगा। अब इसके डिसअपियरेंस का रेट ये और रिएक्शन का रेट होगा तो भी यही होगा। क्यों?
क्योंकि जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखे हैं यहां पे इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तभी ये चीज वैलिड है। ये जितनी बातें आपने देखी ये तब वैलिड है। रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए is equal to rate of reaction when stoichiometric coefficient of reactant is equal to 1। जब ये कोफिशिएंट इसका 1 हो तभी ऐसा होगा। अब आते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट, जैसे आपने कहा कि एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट, तो आपने कहा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अगर यहां पे डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम, इतना स्मॉल टाइम हो जाए कि वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम को डिनोट करने लगे, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, इसे हम डिनोट करेंगे dt से, और इसे डिनोट करेंगे स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन dA से, और ये हो गया, निगेटिव साइन रखोगे। अब हम इंस्टेंटेनियस रेट क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू माइनस dA बाई dt। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन वही रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव dt। दिस इज इक्वल टू dc अपॉन dt। दिस इज इक्वल टू d कैपिटल D अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मींस रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम means if rate of reaction measured in a very small time interval, then reaction rate is said to be instantaneous rate of reaction. If rate of reaction measured in a given time interval means बहुत अधिक टाइम है तो उसे एवरेज रेट बोलेंगे। ये एवरेज रेट एक्सप्रेशन हुआ, ये इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन हुआ, बात वही है। ये क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है, और यही रिएक्शन का रेट है। सब कुछ इक्वल है। क्यों इक्वल है, दोबारा बताता हूं, क्योंकि सबका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 यूज हुआ। अब क्वेश्चन यहां अराइज करता है कि अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा। चलो 1 नहीं है, क्या करोगे, फिर से समझो। सपोज करो 2a प्लस b दैट गिव्स 3c प्लस 2d, दिस वन रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है। अब रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट सी के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट डी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस करना है, तो अगर हम यहां पे लिखें कि एवरेज रेट, तो हम कैसे निकालते थे, इस 2 को भूल जाओ, हम लिखते थे माइनस, फिर लिखते थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, फिर क्या लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन माइनस, इसलिए क्यों, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट हैं। फिर क्या लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन, दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम टेकन, यही ना लिखते थे। लेकिन कब ये रेट था, जब स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था। अब स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं, कुछ दूसरा है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, तो क्या करोगे, इस 2 से इसमें डिवाइड करोगे, मतलब सीधे कहो ना कि इस 2 को 1 अपान में लेके यहां मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां 1 था, 1 अपान 1 वही रह गया, यहां 3 है तो 1 अपान 3, यहां 2 है तो 1 अपान 2, याद रहे बस। अब देखो ये पूरा रिएक्शन का रेट हुआ।
अगर तुम निकालोगे -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, तो ये रिएक्शन का रेट निकलेगा। लेकिन यहां क्योंकि कोफिशिएंट इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये रिएक्शन का रेट यही हो जाएगा, इसमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखो, यहां 3 से डिवाइड हुआ है, यानी 1/3 यहां लेके मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यानी 3 से डिवाइड किया, सीधे कहो या कहो 1 में लेके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिएक्शन का रेट हो गया, ये रिएक्शन का रेट हो गया। ये रिएक्टेंट के टर्म्स में रिएक्शन का रेट लिखा है, ये प्रोडक्ट के टर्म्स में रिएक्शन का रेट लिखा हुआ। अब चलो, अब हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट तो रिएक्शन में डिसअपियर होता है, तो देखते हैं ये रिएक्शन का रेट है। अगर इस रिएक्टेंट ए के डिसअपियरेंस का रेट जब भी फाइंड करना हो, तो आप ये कोफिशिएंट जो यहां डिवाइड था इसको हटा दो, यानी 1/2 टर्म पूरा रिमूव कर दो, तो बचेगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यहां तो वही रह जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। यहां क्या बचेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यहां क्या बचेगा, इस टर्म को हटा रहे हैं, ये नंबर वाला टर्म, यहां बचेगा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अब देखो यहां यही रेट ऑफ रिएक्शन था और यही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है, दोनों वैल्यू देख लो, ये दोनों वैल्यू सेम है। इसलिए क्यों, क्योंकि इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, ठीक है, 1 था, इसलिए। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अपीयरेंस या डिसअपियरेंस, कंजम्पशन का रेट, फॉर्मेशन का रेट, प्रोडक्शन का रेट आप बता सकते हैं। कैसे, लेकिन आप सोचे कि इसको इसके इक्वल लिख देनो, इक्वल तो यही दोनों लिखेंगे, आप इन दोनों को इक्वल करके लिखे, इन दोनों को इक्वल करके लिखे, ये इसके इक्वल करके लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 1/2 हटा करके इन दोनों को इक्वल कर देना, 1/3 हटा के इसके इक्वल करके लिख दे, नो, इक्वल करके यही लिखेंगे। इक्वल करके, जैसे मान लो कि ये इक्वल करके लिखा है, अब हमें ए के डिसअपियरेंस का रेट चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इससे निकाल लें तो इस 2 से आके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ द रिएक्शन रेट हो जाएगा। यानी रेट जो है रिएक्शन का उसका डबल, यानी उसका ट्वाइस है ए के डिसअपियरेंस का रेट। एक बार दोबारा बताते हैं, दोबारा देख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिएगा, बहुत आसान है, फिर मैं आगे बताऊं। जैसे कोई रिएक्शन लिखी है, M1A कोई नंबर है, प्लस M2 कोई नंबर है, B गिव्स N1C नंबर है, N2D यहाँ पे कोई नंबर, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है M1, M2, N1, N2, 2, 3, 4, 7, 8 कुछ भी लिखा हुआ है। अब इसका एवरेज रेट एक्सप्रेशन लिखें, अगर हम एवरेज रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो माइनस, इसको 1/, में लाओ, 1/M1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, बी के रिस्पेक्ट में लिखो, रिएक्टेंट है, याद रहे नेगेटिव साइन लगाना है, 1/M2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, इसके रिस्पेक्ट में लिखो, प्रोडक्ट है, नेगेटिव साइन नहीं यूज करना है, 1/N1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन, इसके रिस्पेक्ट में लिखो 1/N2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी, एवरेज रेट एक्सप्रेशन हो गया। अब हम इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो -1/M1, अरे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मींस डी ए अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू -1/M2 dB upon dt, this is equal to 1/N1 dC upon dt, this is equal to 1/N2 d कैपिटल D upon dt। ये हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। फिर से बताता हूं, अगर इन दोनों को इक्वल लिख लो, इस M1 से यहां मल्टीप्लाई कर दो,
या इस M1 से यहां मल्टीप्लाई कर दो M1 अपान M2, तो ये आ जाएगा ए के डिसअपियरेंस का रेट। हम कह रहे हैं इसको इसके इक्वल लिख सकते हो, सोचो इससे हटा करके इक्वल कर दे, नो, तो वो रेट ही नहीं होगा, तो इक्वल कहां होगा। तो ये हुई एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। एक बार दोबारा रिकैप करता हूं। रेट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। Average rate means rate of reaction measured in a given time interval. Instantaneous rate means rate of reaction measured at a particular instant of time, that is in very small time interval. But ये जो हम कहते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये रेट तब देता है एक्सप्रेशन जब इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो। लेकिन अगर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उस चेंज इन कंसंट्रेशन अपान टाइम टेकन को इस कोफिशिएंट से डिवाइड किया गया है, अपान M1 लिखा गया है, तो यहां पे 1 अपान अननोन लगा दिया, तब रिएक्शन का रेट मिलेगा। अब देखो एक बार और बताता हूं, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट होना चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन में चेंज जो निकलेगा वो कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट आएगी क्या, मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की यूनिट लिख दिया मैंने सेकेंड। इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या आ गया, ये आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रिएक्शन रेट क्या है, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, अभी न्यूमेरिकल नहीं बताया है, फार्मूला कैसे आप लिखेंगे एक्सप्रेशन, ये चीज मैंने बताया है। अब ये और क्लियर हो जाएगा जब नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। ओके बेटा, थैंक यू।